नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ केके राणा और इंडिया 27 देख रहे हैं आप। एक ऐसी झनझनाने वाली खबर आपके लिए लेकर आए हैं कि जैसे ही शपथ ग्रहण किया उमर अब्दुल्ला ने सीधा कांग्रेस को धोखा दे दिया है। शपथ ग्रहण के बाद जो स्थिति बनी तो कांग्रेस हाशिए पर आकर खड़ी हो गई और मजाक का पात्र बनकर रह गई है। और अब कुछ स्थिति ऐसी भी लग रही है कि मानो उमर अब्दुल्ला बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद जो चर्चा का बाजार है वो गर्म हो गया है। अब सोचिएगा कि एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में जम्मू कश्मीर के भीतर चुनाव लड़ा। दोनों भाई भाई वाली पोजीशन के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है और उसके बाद स्थिति समझ में आती है कि 42 सीटों के साथ एनसी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और कांग्रेस ने तो महज 6 ही सीटें जीती हैं, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला के सुर धीरे धीरे बदलने लगते हैं। अब्दुल्ला उसके बाद थोड़े थोड़े बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ट्वीट पर ट्रेंड कर रही हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उमर अब्दुल्ला का, तो उस समय पर किस तरह के ट्वीट हो रहे थे और कांग्रेस किस तरह से मजाक का पात्र बन गई है। लेकिन अब मजाक का पात्र बन जाना और उमर अब्दुल्ला का यूं धोखा दे देने के बाद आखिर कांग्रेस नई रणनीति क्या अपनाएगी जिससे पूरी बाजी पलटी जा सकती है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है हार्दिक भावसर का, और जिन्होंने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आपको नजर आ रहे होंगे राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा। अब उन्होंने इसके कैप्शन में लिख दिया है कि फोटो खिंचवा ली, मंत्री पद नहीं दिया है। और दूसरी एक और फोटो देखिए जो ट्वीट की है अमित मलिक ने, ये फोटो की है जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं DUSU के, जिसमें उन्होंने इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि इंडी गठबंधन ने तो पूरी कहावत ही पलट दी है कि अभी तक आपने कहावत यह सुनी होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन यहां तो अब्दुल्ला की शादी में 2 बेगाने नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा, ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर है और जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर किस तरह से धोखा कांग्रेस को दे दिया। चुनाव तो एक साथ लड़ा, गठबंधन में लड़ा, शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलाया गया, राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे, लेकिन मंच पर शपथ ग्रहण नहीं कराई कांग्रेस के किसी भी विधायक। अब आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बनी? अब आप सबसे पहले इस समीकरण को समझिए कि 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है जम्मू कश्मीर के भीतर, और जिनमें से 42 सीटें जीतकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और कांग्रेस महज 6 सीटें ही जीत पाती है। लेकिन अब ऐसे में 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथ ही 4 निर्दलीय विधायक उसे समर्थन दे देते हैं कि हम तो सरकार के साथ हैं। आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे देती है, यानी कि कुल मिलाकर, और फिर उसके बाद एक और निर्दलीय जो है उनको अपना समर्थन दे देते हैं, यानी कि उन्हें कांग्रेस के साथ की अब जरूरत ही नजर नहीं आती। अब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम सरकार के साथ रहेंगे तो हमें 2 मंत्री पद चाहिए। अब 2 मंत्री पद देना आसान नहीं है, क्योंकि वैसे तो कुल मिलाकर 95 विधानसभा सीटें हैं, 5 सीटें जो हैं वो मनोनीत सदस्य के लिए छोड़ी जाती है। निर्वाचित जो सीटें हैं जिन पर चुनाव हुए वो 90 हैं। अब उसके हिसाब से केवल जो 2019 में पुनर्गठन जम्मू कश्मीर का जो अधिनियम बना, उसमें केवल 10% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं कुल सदस्यों के। अब यानी कि 95 सीटें हैं, उसका 10% निकालेंगे तो 9.5 आएगा, यानी कि मुख्यमंत्री के सहित केवल 10 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। अब एक तो उमर अब्दुल्ला हो गए, अब 9 और चुनने हैं। अब ऐसे में अगर कांग्रेस को खुश करने के लिए 2 मंत्री पद उनको दे दिया जाए तो फिर 42 अपने विधायकों को कैसे संतुष्ट करेंगे उमर अब्दुल्ला? ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो इसलिए जैसे ही निर्दलीय विधायकों का जो है साथ मिलता है तो वो कांग्रेस को किनारे कर देते हैं, कहते हैं चलिए आप अब साइड हो जाइए, हमारा काम इधर से चल जाएगा, हम आपको नहीं दे पाएंगे। और उन्हें सिर्फ 1 मंत्री पद का ऑफर दिया जाता है।
लेकिन कांग्रेस एक मंत्री पद पर संतुष्ट नहीं होती है। अब इसके बाद आप उमर अब्दुल्ला का यह भी देखिए कि किस तरह से वो एक एक करके अपने पूरे समीकरण को साधते हुए चलते हैं। अभी जो है जिन जिन ने शपथ ग्रहण की है, पहले उनके बारे में आपको एक बार बता देते हैं कि आखिर किस किस ने शपथ ग्रहण की और किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए, नौशेरा से विधायक है सुरेंद्र चौधरी, जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया। डीएस पोरा से हैं सफीना इट्टू, 26 साल की हैं, 2008 में पहली मंत्री बनी थी, महिला मंत्री जम्मू कश्मीर से। उनको भी इस बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मेंढर से जावेद राणा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और साथ ही शाफियाबाद से जावेद अख्तर डार को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और छंब से सतीश शर्मा को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और जब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद ये जयकारे लगाते हुए भी नजर आते हैं, जय माता दी के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। यानी कि हिंदू मुस्लिम सारा समीकरण इसमें साध लिया। दो हिंदू हो गए, सुरेंद्र चौधरी और सतीश शर्मा। जम्मू का जो भाग अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो बीजेपी के हिस्से में चली गई, 29 सीटें। अब ऐसे में उसको साधना भी बड़ा जरूरी था, तो उन्होंने उस हिस्से को भी साध लिया। और वैसे भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है जम्मू। अब 2 मंत्री वहां से दे दिए हैं तो वो भी सध गए, निर्दलीय विधायक के तौर पर भी सध गए। केवल एक निर्दलीय विधायक को जो है मंत्री बनाकर खुश कर दिया। अब ऐसे में जो है जो कांग्रेस की जरूरत है वो समझ में नहीं आ रही। लेकिन अब कांग्रेस इसके लिए क्या रणनीति बना सकती है, क्योंकि एक पुरानी कहावत आपने सुनी ही होगी कि भागते भूत की तो लंगोटी ही काफी होती है। तो वही काम अब कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस ने रणनीति ये बनाई है और कांग्रेस ने कहा कि भैया हम सरकार में नहीं है लेकिन हम बाहर से समर्थन देंगे, क्योंकि अब सरकार के भीतर रहकर सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाना और सरकार के साथ चलना, लेकिन उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी अगर ना हो, मंत्री पद ना हो, तो फिर बेइज्जती सी महसूस होती है। और वैसे ही उमर अब्दुल्ला ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। तो सीधे तौर पर उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए कांग्रेस ने कह दिया कि हम बाहर से समर्थन देंगे, हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, ताकि जैसे ना तैसे करके कम से कम लाज तो बची रहे। तो उसी स्थिति को अब कांग्रेस ने यह रणनीति बनाई है कि हम जो है भैया बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन इसमें एक और बड़ा पॉइंट यह है कि आखिर क्या बीजेपी की तरफ उमर अब्दुल्ला झुकते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहीं बीजेपी की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो जाएंगे? अब इसका एक बड़ा संकेत आप देखिएगा कि जब चुनाव उमर अब्दुल्ला लड़ रहे थे तो वो लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ा गया। 370 का जिक्र उसमें किया गया, 35 का जिक्र उसमें किया गया, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया। लेकिन बीजेपी के ही अब समर्थन में बात करते हुए नजर आते हैं। जैसे ही रिजल्ट सामने आए उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ जो है तालमेल बिठाकर काम करना पड़ेगा। और इसके बाद जो उन्होंने लाइन की वो ताज्जुब वाली है। उन्होंने कहा कि लोगों ने जो हमें जिताया है जम्मू कश्मीर के, वो लोग रोजगार चाहते हैं, वो लोग नौकरियां चाहते हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार से तालमेल बिठाना बड़ा जरूरी है और उस तालमेल के साथ काम करना बड़ा जरूरी है। हमारी प्राथमिकता सूबे का विकास और लोगों को रोजगार देना है। प्रदेश के विकास और आवाम की खुशहाली के लिए जरूरी है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार आपसी सहमति और बेहतर तालमेल के साथ काम करें। हम झगड़े से इस रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, हम केंद्र से बेहतर तालमेल बैठाएंगे। मेरा संदेश यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट दिया है। चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों से किए गए वादे पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास सुनिश्चित किया जा सके। और इस काम में नई सरकार को मेरी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। दिल्ली की मिसाल देते हुए जब पूछा जाता है कि वैसी स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा और उन्हें कैसे टाला जा सकता है, तब मिलजुल कर तमाम मसलों को सुलझाया जा सकता है। मैं 4 साल से जम्मू कश्मीर में हूँ और बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम अभी किए जाने हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि टकराव जैसी कोई नौबत आएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बनकर उमर अब्दुल्ला रह जाएं और इसीलिए वो बीजेपी का साथ चाहते हो?
क्योंकि पिछली बार वाली स्थिति अब नहीं है। जब इससे पहले मुख्यमंत्री बने थे 2008-9 में, तब ऐसी स्थिति नहीं थी जम्मू कश्मीर की, तब पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब ऐसे में उनके सामने चुनौतियां तमाम हैं, क्योंकि अब यह समझ के चलिए कि आपने जिस तरह की तकरार दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में देखी है, उसी तरह की स्थिति अब जम्मू कश्मीर में भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि उस तरह की शक्तियां अब मुख्यमंत्री की कम हो गई हैं। और यह बात भी उमर अब्दुल्ला ने अपनी चुनावी रैलियों में की है। गुलगांव में एक वो चुनावी रैली कर रहे थे और उन्होंने वहां खुले तौर पर यह कहा कि देखिए, आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि हमारे पास शक्तियां कम हैं। जितनी शक्तियों की हमें जरूरत है, विधानसभा को जरूरत है, उतनी शक्तियां हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप हमें जिताएंगे तो हम उन शक्तियों को वापस लेकर आएंगे। तो यानी कि उन्होंने जनता को पहले ही कह दिया कि आप हमें जिता तो दीजिए, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा मत रखिए। 2019 में जब पुनर्गठन जम्मू कश्मीर का किया गया और केंद्र शासित राज्य बनाया गया, तो उस समय पर बहुत सारी शक्तियां विधानसभा से छीनकर एलजी को दे दी गई, जिसमें जैसे कि कारोबार के लेन देन को लेकर संशोधन किया गया, आईएएस आईपीएस के तबादले और पोस्टिंग की सारी जिम्मेदारी एलजी के पास होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस कानून की व्यवस्था ये सब एलजी के पास होंगी, एडवोकेट जनरल सहित न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के फैसले भी एलजी ही लेंगे, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और जेल अभियोजन अपील दायर करने के लिए भी उपराज्यपाल के ही नियंत्रण में ये सारी चीजें होंगी। तो यानी कि एलजी के पास ज्यादा है। यहां तक कि अगर आप सीमावर्ती राज्य हैं और उससे लेकर भी जितने भी फैसले होंगे सब उपराज्यपाल के कंधों पर होंगे। अगर आप विधानसभा में कोई कानून पास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एलजी साहब की अनुमति की जरूरत होगी। तो इसलिए बहुत सारी चुनौतियां हैं उमर अब्दुल्ला के सामने। तो शायद उन्हें यह लग रहा होगा कि कांग्रेस के साथ चलने में उतना फायदा नहीं है जितना बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ अगर तालमेल बैठाकर चला जाएगा तो शायद ये सारी चीजें बेहतर हो जाएं। और जम्मू कश्मीर में कुछ बेहतर हो या ना हो, या जो वादे उन्होंने किए कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा देंगे, वो चीजें हो या ना हो, लेकिन हाँ, उनकी कुर्सी जरूर सुरक्षित रह सकती है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं उमर अब्दुल्ला और अपनी सरकार को कैसे चलाते हैं। जब एलजी के हाथ में सारी पावर होगी और चुनिंदा पावर ही एक मुख्यमंत्री के पास होगी। आप याद कीजिएगा कि जब 370 को हटाया गया, उसके बाद से लगातार ऐसे बयान आए और उन्होंने उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं मिल जाता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है तो वो एक छोड़िए 2-2 सीट से चुनाव लड़ते हैं। और अब मुख्यमंत्री की आज शपथ भी उन्होंने ले ली। तो इसी से बात समझ सकते हैं कि अपने दावों पर, अपनी बातों पर कितने टिकने वाले हैं। जिन बातों को उन्होंने कहा था उनको किस तरह से पूरा करेंगे। अब कांग्रेस से हाथ झटक कर क्या कमल को थामने की कोशिश, या फिर वहां भी वही वाली स्थिति रखेगी, चलिए आप बाहर से समर्थन देते रहिए, इसी तरह से सरकार चलती रहेगी। तो क्या इसी तरह से तालमेल बैठाएंगे क्या? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चुनौतियां हैं। अब इनसे पार पाने के लिए शायद सबसे बेहतर रास्ता जो है उनको यही लगा होगा कि बीजेपी से हाथ मिला लिया जाए। अब देखना यह है कि इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। आपको ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आप जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियों को देखते हैं और बीजेपी को किस तरह की स्थिति में देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।